हमारी मॉडर्न साइंस ने जिस हाइपरटेंशन पर हाथ खड़े कर दिए हैं, एलोपैथी डॉक्टर यह कहते हैं कि हाइपरटेंशन को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। और पूरे विश्व के 26% लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जबकि शुगर के तो 15 से 20% थे। और ये शुगर से भी खतरनाक है हाइपरटेंशन, साइलेंट किलर है जिसे कहा जाता है। 57% ब्रेन स्ट्रोक का जो कारण है, दुनिया में 18% मौतों का कारण हाइपरटेंशन क्या क्योर किया जा सकता है? जी हाँ। नमस्ते, मैं शुभम बरवाला आप सभी का स्वागत करता हूं वेदामृता योगा एंड नेचुरल्स में। जी हाँ, हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन है क्या। हाइपरटेंशन जब क्रोनिक हाई बीपी रहता है हमें लंबे समय से, तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बीपी चेक करवाया आपको हाइपरटेंशन है। दिन भर में 3 से 4 बार अलग अलग समय पर बीपी चेक करवाइए। अगर 3 से 4 बार लगातार ही आपको बीपी कंटिन्यूस हाई बीपी रह रहा है तो वह हाइपरटेंशन कहलाएगा। साथ में इसका मापदंड क्या होना चाहिए? इसका मापदंड यह होना चाहिए 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक से अगर आपका ऊपर रहता है बीपी तो ही आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं, अन्यथा नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग 120 से ऊपर, हल्का सा ऊपर जाते ही लोग दवाई लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत घातक हो सकता है, आपके बीपी को लो कर सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। अब समझते हैं हाइपरटेंशन के कितने प्रकार हैं। हाइपरटेंशन के 3 प्रकार की हाइपरटेंशन होती है। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसमें 90% तक लोग रहते हैं जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, 90% इसी कैटेगरी में रहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जिन लोगों को क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम होती है उनको यह हाइपरटेंशन होता है। तीसरी प्रकार का हाइपरटेंशन होता है हमारा PIH, अर्थात प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। यह सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है, लगभग प्रेगनेंसी के 10 से 12 हफ्तों के बाद, अर्थात 3 से 4 महीनों के पश्चात। इसमें मुख्य कारण रहता है कि हमारा जो लेडीज में प्लेसेंटा हार्मोन्स होता है, इस प्लेसेंटल हार्मोन्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिस कारण से जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत तेजी से चलती है और बीपी हाई रहता है लेडीज का। इसमें एक कारण और रहता है लेडीज में कि जैसे ही प्रेगनेंसी में आरबीसी बढ़ जाते हैं ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो आरबीसी बढ़ने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी हाई भी रहता है कई लेडीज में, और साथ में उनके पैरों में सूजन भी आ जाती है। तो ये मुख्य कारण रहते हैं और ये सब प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी के बाद ये सब नॉर्मल भी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये हाइपरटेंशन जो है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइन क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। क्योंकि साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है या किडनी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप हाइपरटेंशन से पीड़ित थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं हाइपरटेंशन के। सबसे पहला जो सिम्टम है वो सिर दर्द रहेगा आपको ओसिपिटल पार्ट में, यहाँ पर सिर दर्द रहेगा, साथ में चक्कर आने की शिकायत रहेगी। तीसरा, आपके कान बजेंगे, मतलब कान में कुछ ना कुछ आवाज़ चलती रहेगी आपकी। और जो चौथा है वो आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ रहेगी। और 5वें सिम्टम्स में आपकी चेस्ट में पेन रहेगा या फिर चेस्ट टाइट रहेगी। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं हाई बीपी के। साथ में इसमें काज क्या रहते हैं, किस किस कारण से हाइपरटेंशन हमें होता है, क्योंकि हम इसका इलाज करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन वास्तव में बीमारी है क्या, किस कारण से होती है, ताकि हम उसका निवारण कर सकें। तो हाइपरटेंशन का सबसे पहला जो कारण लोग मानते हैं वो मानते हैं साल्ट, नमक नहीं खाना चाहिए। तो नमक क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि नमक वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। जब वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो हमारे अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ते ही आपको हाइपरटेंशन बढ़ेगा, बीपी आपका बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा। दूसरा कारण क्या रहता है कि मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन होता है बहुत से लोगों में। मोटापे से क्यों होता है?
क्योंकि मोटापा होने से हमारी हार्ट की जो पंपिंग है ना वो तेज हो जाती है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है मोटे व्यक्ति में, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तीसरा कारण रहता है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस कारण क्यों है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस से हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन में जो हमारी आर्टरीज का डायमीटर कम होता है तो ब्लड का मतलब ब्लड की जो सप्लाई है वो और तेज हो जाती है और बीपी आपका हाई हो जाता है। इसके बाद फिर आप स्टीरॉयड मेडिसिन लेते हैं, पीसीओएस की दिक्कत है, डायबिटीज की दिक्कत है। अब डायबिटीज से हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है, डायबिटीज में जो हमारा ग्लूकोज सेल कंज्यूम नहीं कर पाता वो ग्लूकोज हमारा ब्लड में रह जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, साथ में कुछ कारण और भी हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारे, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो सब आपको पता भी है। अब डॉक्टर क्या करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स क्या करता है, डायरेटिक्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है, हमारे अंदर जिस तरह एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं, साथ में कार्टिसोल्स भी होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन को बढ़ाते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो इन दोनों हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं उनको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार बीटा ब्लॉकर्स काम करता है हमारी बॉडी में। तीसरा एसीई, एसी अर्थात एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये सब डॉक्टर लोग देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज योगा थेरेपी की, एविडेंस बेस योगा थेरेपी की, तो उसके अंदर हम हाइपरटेंशन का इलाज कैसे करेंगे। अभी तक हमने समस्या पढ़ी थी, भी समस्या क्या है, किस कारण से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, क्या क्या कारण है, क्या क्या सिम्टम्स है इसके। अब हम इसका योगा थेरेपी के द्वारा इलाज करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी योगा थेरेपी से इलाज करते हैं तो उसमें एक रूल मतलब फॉलो करते ही करते हैं, वो रूल है साइकोफिजियोलॉजी ऑफ योगा, पंच कोशों का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका डाइट, आसन और षटकर्म, जो आपकी आउटर बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो डाइट में आपको साल्ट नहीं देना, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाता है। साथ में स्पाइसी फूड, जंक फूड वगैरह तो आपको पता ही है। तीसरा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खानी है। क्यों खानी है, जितना ज़्यादा हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं आसनों की, तो कोई भी डायनेमिक प्रैक्टिस इनको नहीं देनी है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को। इनको हमने सूक्ष्म व्यायाम करवाना है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन एक्टिव रहेगा, साथ में पीवीआर घटेगा। पीवीआर घटेगा तो आपका जो हाई बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। साथ में सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ में हम इनको अर्धकट्टी चक्रासन दे सकते हैं, अपना भुजंगासन दे सकते हैं, साथ में अर्ध चक्रासन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको इन्वर्टेड पोस्चर कोई भी नहीं देना है। इन्वर्टेड पोस्चर कैसे, आपको सर्वांगासन, शीर्षासन जैसे पोस्चर नहीं देने हैं। इसके साथ में इनको शवासन देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हाई बीपी वाले पेशेंट को योग निद्रा दे सकते हैं, साइक्लिक मेडिटेशन दे सकते हैं, अपना डीआरटी दे सकते हैं, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं षटकर्म की क्रियाओं की, तो षटकर्म क्रियाओं में इनको कपालभाति नहीं देना है। इसके साथ में जितनी भी हम षटकर्म की क्रियाएं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को देंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है, नमक नहीं डालेंगे। साथ में जब हम लघु शंख प्रक्षालन देंगे, एलएसपी देंगे, तो उसके अंदर हम त्रिफला डाल सकते हैं, त्रिफला का चूर्ण। और अगर वमन धोती की बात करें तो वमन धोती सिर्फ हाइपरटेंशन के पेशेंट को ही देनी है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई और बीमारी है तो वमन धोती नहीं देनी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश में भी डायनामिक प्रैक्टिसेस नहीं देनी है, भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करवाना है। आपको कूलिंग प्राणायाम करवाने हैं, शीतली शीतकारी जैसे। साथ में आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करवाना है।
एक आपको उज्जयी प्राणायाम करवाना है। उज्जयी प्राणायाम से क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन बढ़ जाएगा। इसके साथ में चंद्र अनुलोम विलोम लगातार करना है इनको, प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट। चंद्र अनुलोम विलोम में क्या रहेगा कि आपको बाईं नाक से ही श्वास लेना है, बाईं से ही छोड़ना है। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे मनोमय कोष के लिए। मनोमय कोष के लिए हम इनको प्रेयर देंगे, साथ में मेडिटेशन हो गया, MSRT हो गया, तो ये मनोमय कोष को स्वस्थ रखने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं विज्ञानमय कोष की। विज्ञानमय कोष के लिए इसकी हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, उसको ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे, क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साथ में इम्पोर्टेंस बताएंगे रिलैक्सेशन की भी, आपको रिलैक्स रहना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं आनंदमय कोष की। आनंदमय कोष में इसको हम कर्म योगा देंगे। तो ये चीज़ें हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं। ओम धन्यवाद।